Good morning, dear students. I hope you are staying safely at your home and also maintain your social distancing. तो प्यारे बच्चों, काफ़ी दिनों से आपका स्कूल बंद है और आप निश्चित रूप से अपने स्कूल को, अपने टीचर्स को और सबसे अधिक अपनी पढ़ाई को मिस कर रहे होंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ छोटे छोटे वीडियोज जो आपके लिए यूज़फुल हों हम लोग तैयार करके आपके पास YouTube के माध्यम से भेज रहे हैं ताकि आप उसको पढ़ें और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकें। तो पहले के वीडियो में राजेश सर ने इंग्लिश ग्रामर के कुछ बेसिक्स को टच किया था और उसके फर्दर आगे मैं आपको आज कंटिन्यू करूँगा। तो सबसे पहले इंग्लिश का जो बेसिक है वो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आप जानते हैं कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट और ये लेटर्स ए से शुरू होते हैं और जेड पे ख़त्म होते हैं, आप सबको मालूम है। और लेटर क्या है ये भी आप जानते हैं। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर होती है। लेटर यानी हिंदी में उसे हम अक्षर कह सकते हैं, वर्ण कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब सवाल आता है कि इन लेटर्स का यूज क्या है, इस लेटर्स को आप कैसे यूज करेंगे। तो व्हेन वी स्पीक समथिंग और व्हेन वी राइट समथिंग, जब भी आप कुछ बोलते हैं या जब भी आप कुछ लिखते हैं तो आप वी यूज लेटर्स। तो हम लोग लेटर्स का यूज करते हैं एंड जनरली वी यूज लेटर्स इन ग्रुप्स। और हम इन लेटर्स को एक ग्रुप में, एक समूह में यूज करते हैं। तो हम देखें आगे कि जब ये लेटर्स एक ग्रुप में आते हैं तो क्या बनता है। जैसे ए, सी, ई, डी, एफ, दीज आर द ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये जो हमने एक वर्ड लिखा इसमें कई सारे लेटर्स हैं, जैसे ए है, सी है, डबल ई है, डी है, एफ है। तो हम देख रहे हैं कि यह शब्दों का एक समूह है। निश्चित रूप से इसमें ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स से मिलकर वर्ड बनता है, शब्द बनता है। लेकिन क्या यह शब्द है? इज इट ए वर्ड? नो, दिस इज नॉट ए वर्ड। यह शब्द नहीं है, यह वर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। ए, सी, ई, डी, एफ, इसको हम सही तरीके से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहे हैं और न ही इसकी कोई स्पष्ट मीनिंग और हमें मिल पा रहा है। इसका मतलब ये है कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज नॉट सफिशिएंट। देन अ ग्रुप ऑफ लेटर्स that makes a particular meaning. A group of letters that makes a particular meaning is called word. मतलब शब्दों का, अक्षरों का वह समूह जिसका एक विशिष्ट अर्थ हो, वह शब्द कहा जाएगा, वह वर्ड कहा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, लेटर्स से मिलके वर्ड बने, शब्द बने और इन्हीं शब्दों के प्रयोग से हम अपनी बातों को कह पाते हैं या लिख पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेटर्स इन ए ग्रुप, लेटर्स जब ग्रुप में आते हैं और उसका एक जब एक कोई मीनिंगफुल, उसका जब एक मीनिंग होता है, एक स्पष्ट अर्थ होता है, तो वह वर्ड बनाता है। और फिर ये वर्ड क्या करते हैं? ये वर्ड आपस में मिलकर एक साथ ग्रुप में आकर सेंटेंस बनाते हैं। तो आपकी जो आज की जो स्टडी का जो टॉपिक है वो सेंटेंस है। द सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है, यह सवाल सबसे पहले जरूरी है। तो सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। तो
वाक्य क्या है? वाक्य मतलब शब्दों का समूह, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहां पे हम कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखते हैं। यहाँ हमने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे राइट्स ये वर्ड, मोहन इज ए वर्ड, लेटर इज ए वर्ड एंड आल्सो ए इज ए वर्ड। दीज आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे शब्दों का कुछ समूह है, लेकिन क्या यह एक सेंटेंस है? क्या यह एक वाक्य है? तो हम कहेंगे नहीं, दिस इज नॉट ए सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर कोई अर्थ नहीं हो रहा है, कुछ स्पष्ट अर्थ नहीं हो रहा है। राइट्स, मोहन, लेटर ए, इसका कोई भी मीनिंगफुल अर्थ नहीं है। और यदि इसी चीज को हम इस तरह से लिखें, मोहन राइट्स ए लेटर, यहां भी वर्ड्स का एक ग्रुप है, शब्दों का एक समूह है, और शब्दों के समूह मिलकर एक वाक्य का निर्माण कर रहे हैं, एक सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन इसमें और इसमें दोनों में क्या अंतर है? इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। और मोहन राइट्स ए लेटर मतलब मोहन एक पत्र लिखता है, इसका एक निश्चित अर्थ है, इसे आप समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब सेंटेंस का डिफिनीशन क्या हुआ? सेंटेंस का डिफिनीशन हुआ कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete sense, it's called sentence. I repeat, a group of words that makes a complete sense is called sentence. यानी शब्दों का वह समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मोहन राइट्स ए लेटर, यहाँ पे कई सारे शब्दों के, जैसे मोहन राइट्स ए लेटर एक ग्रुप में है और इसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह एक वाक्य होगा, एक सेंटेंस होगा। अब इसके बाद फर्दर सवाल उठता है कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस? तो आप लोग पढ़े होंगे पहले क्लासेस में, ये जानते भी होंगे कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा? हम उसको लिखते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, और चौथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो बच्चों, these are the 4 kinds of sentence. First, assertive sentence. Second, interrogative sentence. Third, imperative sentence. And fourth, exclamatory sentence. अब पहला है assertive sentence. What is assertive sentence? Assertive sentence, a sentence that
मेक्स ए स्टेटमेंट, वह वाक्य जिसमें हम कोई कथन या अपनी कोई बात रखते हैं, या ए सेंटेंस दैट मेक्स डिक्लेरेशन, या जिसमें हम कोई घोषणा करते हैं, या ए सेंटेंस दैट मेक्स एन असर्शन, जिसमें हम कोई कथन, उपकथन या अपनी संवाद को कहते हैं। कुल मिलाकर अ सिंपल स्टेटमेंट कैन बी कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। मतलब किसी भी साधारण वाक्य को जिसे हम कहते हैं, कोई भी अपनी साधारण बात हम कहीं रखते हैं, कोई घोषणा करते हैं, कोई स्टेटमेंट या कोई कथन कहते हैं, तो उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। पैरोट इज ए ब्यूटीफुल बर्ड, जैसे यहां हमने लिखा कि पैरोट इज ए ब्यूटीफुल बर्ड। यहां पे हम ये बता रहे हैं कि पैरोट, तोता, एक सुंदर पक्षी होता है। यह एक स्टेटमेंट है। उसी तरह से मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है, यह जानकारी देता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा, मोहन राइट्स ए लेटर, पैरोट इज ए ब्यूटीफुल बर्ड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो सेकेंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य, और इसके नाम से यह स्पष्ट है कि इसमें, इस तरह के वाक्य में आप कोई प्रश्न पूछते हैं या कोई प्रश्न इसमें आपसे पूछा जाता है। ए सेंटेंस दैट आस्क एनी क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब वह वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए आपसे, वह प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स जैसे व्हाट, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट से बना कि आपका नाम क्या है, इसमें आप प्रश्न पूछा जा रहा है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, जैसे हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, इससे इस तरह के सेंटेंस की शुरुआत होती है। यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्दों के माध्यम से ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, where are you going? These are the examples of an interrogative sentence. ये जो तीनों एग्जाम्पल्स हमने बताया, ये प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। क्योंकि देखिए, आप ये सारे वाक्य जो है इंट्रोगेटिव वर्ड्स व्हाट, हाउ, वेयर से शुरुआत हो रहा है। लेकिन एक दूसरे तरह का भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, जिसकी शुरुआत इन इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ नहीं होती है, बल्कि दूसरे तरीके से होता है, जिसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूँ। आर यू ए स्टूडेंट। जैसे हमने ये वाक्य लिखा, आर यू ए स्टूडेंट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यह भी प्रश्नवाचक वाक्य का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी एक उदाहरण है, लेकिन इसकी शुरुआत हम व्हाट, वेयर, हाउ जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक और भी तरीका होता है, इसको बोलते हैं यस नो आंसर टाइप सेंटेंस। यस नो आंसर टाइप मतलब जिसका उत्तर आप यस या नो में दे सकते। जैसे आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो, यस, आप उसको उत्तर दे सकते हैं यस आई एम ए स्टूडेंट।
मैं एक विद्यार्थी हूँ, या आप कहते हैं कि नो आई एम नॉट ए स्टूडेंट, नहीं मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। तो ये दो तरह के वाक्य होते हैं, दो तरह के एग्जाम्पल्स हैं प्रश्नवाचक वाक्य के। और जो सबसे बड़ा प्रश्नवाचक वाक्य का पहचान है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान है, वो ये है कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो हर वाक्य के अंत में आता है, ये सबसे बड़ा पहचान है। तो समाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान है कि अ साइन ऑफ इंट्रोगेशन इज कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। वाक्य के अंत में यह प्रश्नवाचक चिन्ह हर हाल में आएगा, और आप इस साइन ऑफ इंट्रोगेशन को, प्रश्नवाचक चिन्हों को देखकर यह पहचान कर सकते हैं यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए ठीक है, अब तीसरा आगे बढ़ते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। A sentence that makes an entity request, command is called an imperative sentence। मतलब imperative sentence वह वाक्य है जिसमें आप किसी को कमांड करते हैं, किसी को ऑर्डर करते हैं, किसी को आदेश देते हैं, किसी को आज्ञा देते हैं, या आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, या आप किसी के लिए कोई इच्छा करते हैं, या किसी के लिए कोई प्रार्थना करते हैं। तो दी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एन इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, a sentence that makes command, request or entreaty is called an imperative sentence। तो जैसे एग्जाम्पल में जब हम क्लास के अंदर आते हैं या कोई भी टीचर आता है तो सबसे पहले कहता है स्टैंड अप, स्टैंड अप। फिर आप खड़े होते हैं तो टीचर कहते हैं आपसे कि सिट डाउन। तो both sentence are the example of imperative sentence। ये दोनों जो वाक्य हैं वो imperative sentence के वाक्य हैं। क्यों? क्योंकि स्टैंड अप यहाँ पे आपको आज्ञा दी जा रही है कि आप खड़े हो जाए, और दूसरे में सिट डाउन आपको ये आज्ञा दी जा रही है कि आप बैठ जाए। इसका मतलब कि वह वाक्य जिसमें कोई आज्ञा दिया जाए। फिर दूसरे तरह का एग्जाम्पल है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया उसकी सहायता करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लीज जहाँ पे लगता है इसका मतलब कि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से प्रार्थना कर रहे हैं। प्लीज हेल्प हिम इज द एग्जाम्पल ऑफ एन इंपरेटिव सेंटेंस। दूसरा और एग्जाम्पल हम देते हैं, नेवर सरेंडर, नेवर सरेंडर। जब जवान युद्ध करते हैं, आपके आर्मी के लोग, आपके डिफेंस के लोग जब युद्ध करते हैं तो उनका जो सेनापति होते हैं उनको ये आदेश देते हैं कि नेवर सरेंडर, जवानों कभी भी आत्मसमर्पण न करना। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एन इंपरेटिव सेंटेंस। तो ये सारे उदाहरण जो है, सारे एग्जाम्पल्स जो है इंपरेटिव सेंटेंस के हैं। तो आप समझ लें कि इंपरेटिव सेंटेंस ए सेंटेंस दैट कमांड्स, रिक्वेस्ट और एंट्रेटिव इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। और इस वाक्य की क्या पहचान है? इस वाक्य की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि आप सारे वाक्यों को देखें, ये सारे वाक्य जो है उनकी शुरुआत वर्ब से हो रही है, डायरेक्ट क्रिया से। स्टैंड वर्ब है, सिट डाउन वर्ब है, यहाँ पे प्लीज रिक्वेस्ट सूचक वाक्य है, उसके बाद हेल्प वर्ब है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है जो करता है वो साइलेंट है, और वाक्य की शुरुआत हम हमेशा वर्ब से करते हैं। हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस में वाक्य की शुरुआत क्रिया से होती है।
यानी स्टैंड अप। इसका मतलब यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है यू स्टैंड अप, ये यू छिपा हुआ है, उसको हम यूज नहीं करते हैं, बल्कि वर्ब से शुरुआत होती है। यहाँ पे सिट डाउन यानी यू सिट डाउन, यहाँ पे यू साइलेंट है और हम अपने सेंटेंस की शुरुआत डायरेक्ट वर्ब से करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस में हम सेंटेंस की शुरुआत हमेशा वर्ब के साथ करते हैं और ये सबसे बड़ी पहचान है। और इस तरीके से जब भी आप किसी वाक्य में देखें कि वाक्य की शुरुआत वर्ब से हुई है, उसमें आपका सब्जेक्ट यानी आपका कर्ता साइलेंट है, तो आप समझ जाइए कि वह वाक्य क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इंपेरेटिव सेंटेंस में आज्ञा का भाव छुपा रहता है। आपको कोई आज्ञा दी जाती है, आपको कोई आदेश दिया जाता है, आपसे कोई प्रार्थना की जाती है, इत्यादि ये मुहावरा हैं, तो यह इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब सबसे अंत में हम आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस a sentence that makes a strong heartily feelings is called exclamatory sentence। exclamatory sentence को हम हिंदी में कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। इसमें हृदय के जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, जो सडन आपके अंदर एराइज होती है, अचानक आपके अंदर, जैसे अभी काफ़ी गर्मी पड़ रही हो, एकाएक बारिश होने लगे, तो बारिश की फुहारें आपको इतनी अच्छी लगते हैं कि आपके अंदर से उसके लिए वाह और इस तरह के प्रशंसात्मक शब्द निकलते हैं। यानी आपके अंदर की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, उसको आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सप्रेस करते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ए डीप फीलिंग्स ऑफ योर हार्ट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, how beautiful is the rain। How beautiful is the rain। कितनी सुंदर बारिश हो रही है, वाह कितनी सुंदर बारिश हो रही है। यहाँ पे आपके हृदय के अंदर का भाव जो है अभिव्यक्त हो रहा है। आप बारिश आपको इतनी अच्छी लग रही है कि वो अपने भावों की आप अभिव्यक्ति कर रहे हैं। और यह हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन इज द एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम अपने हृदय के मजबूत भावों को, हृदय के अंदर के भावों को अभिव्यक्त करते हैं। एक दूसरा उदाहरण, हुर्रा। We have won the match। दूसरा एग्जाम्पल है हुर्रा, वी हैव वन द मैच। हुर्रा मतलब खुशी का प्रतीक है। आप खुशी में हुर्रा शब्द का यूज करते हैं कि वाह हम मैच जीत चुके हैं, हम मैच जीत गए। तो ये बोथ द एग्जाम्पल्स आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वह होता है जिसमें आप अपने हृदय के स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, हृदय के डीप फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। और इस वाक्य की सबसे बड़ी पहचान क्या है? इस वाक्य की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इस वाक्य के अंत में या फिर एक्सक्लेमेटरी जो एक्सक्लेमेशन जो वर्ड्स होते हैं उसके अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है इसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विस्मय सूचक चिन्ह, और इंग्लिश में कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो जिस भी वाक्य के अंत में ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेगा तो निश्चित रूप से वह वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। तो प्यारे बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में आप जान गए। इसमें हम अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हैं और इस वाक्य के अंत में एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है जिससे हम उसकी पहचान करते हैं कि यह वाक्य जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो अभी आपने पढ़ा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो दीज आर 4 सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस जिसमें साधारण
बातों को, साधारण कथन को और साधारण घोषणा को आप व्यक्त करते हैं। दूसरा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं, इसमें आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है और इस तरह के वाक्य के अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, जिससे आप उसकी पहचान करते हैं। तीसरा आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, जिसमें आपको आज्ञा दी जाती है, आपको कोई आदेश दिया जाता है या आपसे कोई प्रार्थना की जाती है, और इसका इस तरह के वाक्य की शुरुआत जो है हमेशा वर्ब के साथ होती है। इसमें आपका सब्जेक्ट कर्ता छुपा हुआ होता है। और चौथा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, जिसमें आप अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, और इस तरह के वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो बच्चों, ये आपने आज के विषय में सेंटेंस को जाना, सेंटेंस को पढ़ा, और फर्दर जो है आगे की चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।